हेलो गाइस, मैं डॉक्टर एन.के. शुक्ला फिर टीपी एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के इस ऑनलाइन सेगमेंट में एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर यह यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हो या फिर और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उसमें यह पूछा जाता है। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ वह टॉपिक सामान्य, अगर जनरल कॉन्सेप्ट को लेकर के अगर आप समझें तो बात ज़्यादा समझ में आएगी, और वह टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन का सिद्धांत। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 35 1882 की सेक्शन 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के संबंध में प्रोविजंस को लेट डाउन करता है। ये प्रोविजंस है क्या, यह किन परिस्थितियों में अप्लाई होगा, इनकी एप्लीकेशन कहाँ पर होगी, किसके द्वारा होगा, इस पर चर्चा करने के पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट निर्वाचन है क्या, इस पर हम चर्चा करें, तब फिर निर्वाचन के सिद्धांत की बात हम लोग करेंगे। निर्वाचन है क्या? जैसा कि सामान्य शब्द है निर्वाचन, अर्थात चुनाव करना, सेलेक्ट करना, चूज करना, टू चूज। यह निर्वाचन यानी जब कोई भी व्यक्ति के सामने दो विकल्प रहते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं, और उन ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है। उन ऑप्शंस में से किसी एक को वह सिलेक्ट करता है, निर्वाचन कहलाता। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो असंगत एवं दूसरे विकल्प रखे जाते, टू इनकॉन्सिस्टेंट और अल्टरनेटिव उसके सामने में प्रोड्यूस किया जाता और कहा जाता कि उसमें से किसी एक का सिलेक्शन करना है, तो वह व्यक्ति किसी एक का ही सिलेक्शन करेगा, वह व्यक्ति किसी एक का ही चुनाव करेगा। यही निर्वाचन है। अगर थोड़ी देर के लिए आप सब्जेक्ट मैटर से हटे तो हमारा एग्जाम्पल एक डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के रूप में आता है। आप जानते हैं कि हमारे इस डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में बहुदलीय प्रणाली, जब आप चुनाव का समय आता और किसी पार्टी को आप सेलेक्ट करने की बात करते, चुनाव करते, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास बहुत सारे पार्टीज़ होते हैं। मान लें कि आपके पास दो प्रॉम्प्ट पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, उसमें से किसी का सिलेक्शन करना हो, और जब आप वोटिंग करने जाते हैं वहाँ पर, तो वोटिंग मशीन के सामने में किसी एक ही पार्टी को आप सेलेक्ट करते हैं। ऐसा होता है क्या कि आप बीजेपी को भी वोट दे दें, सेलेक्ट करें, और कांग्रेस को भी सेलेक्ट करें, दोनों ऑप्शंस को एक साथ सेलेक्ट करें? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिलेक्शन है, ये निर्वाचन है, ये इलेक्शन के रूप में आपके सामने में प्रस्तुत किया जाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 35 इसी कॉन्सेप्ट पर बेस करता कि जब कोई व्यक्ति के समक्ष कोई दो अल्टरनेटिव रखा जाता, या इसको यूं कहें कि एक व्यक्ति जब किसी अन्य व्यक्ति से यह प्रोफेस करता है, यह प्रवंजना करता है कि हम संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं, हम संपत्ति का अंतरण करते हैं, और वैसे संपत्ति का अंतरण जिसमें कि उसको संपत्ति के अंतरण करने का अधिकार नहीं होता, he has no right to transfer the property, क्योंकि वह उसकी संपत्ति नहीं होती। वैसी संपत्ति जिस पर कि उसका अपना अधिकार नहीं होता, वैसे संपत्ति को अंतरण करने की बात करता है।
और ऐसे ही सेम समान समव्यवहार में जब वह संपत्ति के स्वामी को लाभ पहुंचाने की बात करता या लाभ देता है, तो वहां पर संपत्ति के स्वामी को एक ही ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होता, एक ही ऑप्शंस को वहां पर उसे सेलेक्ट करना, चूज करना होता है। या तो वह लाभ को जो उसे दी जा रही है उस लाभ को वह एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, या फिर उसे अस्वीकार कर ले। अस्वीकार करने की अवस्था में उसे जो लाभ दी जा रही है वह लाभ पुनः वह अंतरणकर्ता को चला जाएगा, वह उसके पास नहीं रहेगा, क्योंकि वह उसका अधिकारी नहीं होगा। वह उस पर वह लाभ को तभी इंजॉय कर सकता है, वह प्रॉफिट को तभी इंजॉय कर सकता है जब उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए लाभ के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी वहन करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा? रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी संपत्ति को किसी तीसरे व्यक्ति को देने के संदर्भ में। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा, एक इलस्ट्रेशंस के द्वारा मैं आपको यह कह रहा हूँ या मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ए एक व्यक्ति है जो बी को 50 लाख रुपया देने की बात करता और उसके एवज में बी से यह कहता कि वह अपनी संपत्ति को सी को अंतरित कर दे, सी को ट्रांसफ़र कर दे, क्योंकि ए ने सी को संपत्ति को ट्रांसफ़र करने की बात पहले ही कर रखी है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में या तो संपत्ति का स्वामी जो बी है वह लाभ को स्वीकार कर ले, 50 लाख रुपया जो ए के द्वारा उसे दिया जा रहा है, ट्रांसफरेयर के द्वारा दिया जा रहा है, वह स्वीकार कर ले अथवा उसे अस्वीकार कर ले। अगर वह स्वीकार करता है, अगर वह एक्सेप्ट करता है लाभ को, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि उस पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर जो बर्डन तय की गई है स्वामी पर, उसे अपनी संपत्ति को सी को देना होगा। लेकिन अगर वह लाभ को स्वीकार नहीं करता, कहता है कि नहीं मुझे लाभ नहीं चाहिए, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, ए ने जो प्रपोजल बी के समक्ष रखा, स्वामी के समक्ष, ऑनर के समक्ष रखा, वह इनकार कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति में वह लाभ, वह प्रॉफिट, वह 50 लाख रुपया वह रिटर्न बैक हो जाएगा ए को, ट्रांसफेरर को। और इसका मतलब यही निकलता है, इसका तात्पर्य यह निकलता है कि जो स्वामी है वह अपनी संपत्ति को सी को नहीं देना चाहता। स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ लाभ और नुकसान दोनों वहन नहीं कर सकता। अगर वह लाभ को लेता तो उस पर जो बर्डन दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको निभाना होगा। इसीलिए यह कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है यह इक्विटी पर बेस करता है। अगर इसके हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज पर हम जाएं, इक्विटी की बात हम बाद में करेंगे, जब इसके इंटरप्रिटेशन क्लॉज पर हम जाएंगे तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज के माध्यम से हम इसके एसेंशियल्स को देखते हैं। उसमें से पहला एसेंशियल जो आता है कि वह व्यक्ति जिसको संपत्ति अंतरण करने का अधिकार नहीं है, वह किसी व्यक्ति से संपत्ति को अंतरण करने की बात करता है। एक व्यक्ति जब किसी तीसरे व्यक्ति से संपत्ति को अंतरण करने की बात करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को
वह संपत्ति अंतरण करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वह अधिकार है तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर लाई नहीं करता। इसलिए इसके डेफिनेशन में ही कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति संपत्ति को अंतरण कर सकता और उस संपत्ति को अंतरण करने की बात करता है जिसको कि उसके अधिकार उसे अंतरित करने का अधिकार नहीं, वह ट्रांसफर नहीं कर सकता। ही हैज नो एम्पावर टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें इसके एसेंशियल्स के रूप में कि ऐसा व्यक्ति जो एक ही समव्यवहार के भाग के रूप में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, एक ही समव्यवहार का भाग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह व्यक्ति जो संपत्ति को ट्रांसफर करने की बात करता, लाभ देने की बात करता, वह लाभ तो दे रहा है लेकिन संपत्ति अंतरण करने की बात वह दूसरे डीड में कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। वह व्यक्ति, एक ही व्यक्ति, वह लाभ उस व्यक्ति को देगा लेकिन वह अंतरण किसी दूसरे पार्ट में देगा, डीड दूसरा बनाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। एक ही डीड में यह होना चाहिए, ट्रांजैक्शन सेम होना चाहिए, सेम ट्रांजैक्शंस में यह ट्रांसफर होना चाहिए प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट है कि जो स्वामी है, जो ऑनर है संपत्ति का, उसे कुछ लाभ मिले और वह लाभ प्रत्यक्ष रूप से मिले, डायरेक्ट रूप से मिले। जब कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति से संपत्ति अंतरण करने की बात करता और उसके एवज में जो स्वामी होता उसको लाभ देने की बात करता, तो जब स्वामी उस लाभ को स्वीकार कर ले, इसे एक इलस्ट्रेशन के द्वारा फिर समझने की कोशिश करें कि ए एक व्यक्ति है जो बी से यह कहता है, बी जो स्वामी है संपत्ति का, उससे यह कहता है कि मैं आपको 50 लाख रुपया दूंगा और आप इसके बदले में सी को संपत्ति का अंतरण करें, ट्रांसफर करें। अगर वह व्यक्ति यानी स्वामी उस प्रपोजल को स्वीकार कर लेता है तो ऐसी परिस्थिति में स्वामी को प्रत्यक्ष रूप से ए के द्वारा लाभ दिया जाएगा। अगर वह लाभ किसी और को दिया जाता है, मान लें कि उसके पुत्र को दिया गया, उसके सन को दिया गया, उसकी पुत्री को दिया जाने की बात की गई, उसके पुत्री को दी जाने की बात की गई, या किसी अन्य व्यक्ति को दी जाने की बात की, घर के सदस्य को, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के कॉन्सेप्ट में यह लाई नहीं करेगा। लाभ उस संपत्ति के स्वामी को प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, यह इसका इंग्रेडिएंट है। इसमें और भी एक महत्वपूर्ण बात है कि संपत्ति, कैसी संपत्ति का अंतरण होगा, किस तरीके के संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कहता है कि संपत्ति किसी भी तरीके का हो सकता है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी में, वह चल हो, अचल हो, हाँ, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, या विल हो या वसीयत के द्वारा हो या कोई डीड के द्वारा हो। तो सारे संपत्ति, सारे अंतरण में इस तरीके के प्रोविजंस को हम लेट डाउन करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के इस टॉपिक को, इलेक्शन और डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जो कॉन्सेप्ट है, यह इक्विटी के सिद्धांत पर बेस करता। इक्विटी के सिद्धांत पर बेस करने का तात्पर्य क्या है कि जो उस पर बर्डन दी गई है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय की गई है, उसको प्रॉफिट देने के बाद, उसे लाभ देने के बाद जो यह कहा गया कि भैया अपनी संपत्ति को आपको वहाँ अंतरण करना पड़ेगा, तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो यह इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्वामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे संपत्ति का वह पार्ट अंतरण ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। ये इक्विटी के कॉन्सेप्ट पर बेस करता। नेक्स्ट बातें जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं
कि यह लागू कहाँ होगा, किस पर होगा। कहता है यह हिंदू लॉ पर लागू होगा ही होगा, साथ साथ ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो वह अपने पर्सनल लॉ से गाइडेड होते हैं। इस तरह से संपत्ति अंतरण का जो ये कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जहाँ पर कि हम यह कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पास एक ही साथ दो तरीके का व्यवहार नहीं कर सकता। कोई भी स्वामी दो तरीके का व्यवहार नहीं कर सकता कि वह सिर्फ और सिर्फ लाभ को ले और नुकसानी को छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। वह सिर्फ और सिर्फ मीठा मीठा ले और कड़वे सच को जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह उसे छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वह चाहता है कि भाई हमें सिर्फ लाभ हो जाए और अपनी संपत्ति को अंतरण करने में उसे नुकसान हो रहा हो, कष्ट हो रहा हो, निर्वाचन के सिद्धांत पर यह फिट नहीं बैठता है। इसी में दूसरी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि निर्वाचन में जब रिजेक्शन होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। जब ऑनर अपनी जो उसके सामने में प्रपोजल रखा जाता है, उसके प्रस्ताव को रखा जाता है, उसको अस्वीकार कर लेता, तो उसका प्रभाव क्या होता है, क्या इफेक्ट हो सकता है। तो उसमें मेनली दो इफेक्ट होगा। पहला क्या, तो कहता है पहला कि जो उस स्वामी को लाभ दिया गया है उस लाभ को उसे पुनः अंतरक को, ट्रांसफेरर को वापस कर देना चाहिए, उसे करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वह सिर्फ और सिर्फ लाभ को रख ले और नुकसानी को वह वहन ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो लाभ दिया गया है वह पुनः वापस कहाँ हो जाएगा, तो अंतरक को हो जाएगा, ट्रांसफेरर को हो जाएगा। उसमें यही है कि अगर उसे लाभ दिया जाए तो उस लाभ को वापस करना होगा। ये जो स्वामी के द्वारा जो अभिव्यक्ति है यह किस रूप में होनी चाहिए, तो कहता है कि जो निर्वाचन का जो सिद्धांत ऑप्शंस उसके सामने में रखा जाता है वह उसे दो तरीके से वह एक्सेप्ट कर सकता है, या तो वह डायरेक्ट या वह इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को हम इम्प्लाइड भी कह सकते हैं। डायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष रूप से, जब कोई भी व्यक्ति उसके सामने यह प्रपोजल रखता, यह प्रस्ताव रखता कि आपको पार्टिकुलर लाभ दिया जाएगा और उस लाभ के बदले में आपको पार्टिकुलर संपत्ति को, अपनी संपत्ति को किसी और को अंतरित करना होगा, ट्रांसफर करना होगा, और इसे वह अपने शब्दों द्वारा, स्पष्ट शब्दों के द्वारा यह अभिव्यक्त करता है, तो माना जाएगा कि वह व्यक्ति अपने डायरेक्ट प्रत्यक्ष जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसके द्वारा उसने इस एक्सेप्टेंस को स्वीकार किया, इस प्रपोजल को स्वीकार किया। और दूसरा है इम्प्लाइड, इनडायरेक्ट। अगर स्वामी जिसके समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया है, यह प्रस्ताव को प्रत्यक्ष रूप से शब्द के द्वारा अपने मौखिक रूप से नहीं बोलता, नहीं स्पष्ट करता, लेकिन अपने आचरण, कंडक्ट के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा यह प्रदर्शित करता है कि उसके प्रस्ताव को उसने स्वीकार कर लिया, तो माना जाएगा कि वह इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे कि एग्जाम्पल, कि अगर जो उसे लाभ दिया गया ए के द्वारा बी को, संपत्ति के स्वामी को, वह लाभ को उसने 2 वर्षों तक उसे भोगा, 2 वर्षों तक उसने एंजॉय किया, तो विधि में यह मान ली जाएगी कि उसने एम्प्लॉयड रूप से प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। यह एक्सेप्टेंस
एम्प्लॉयड हो या इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो या किसी भी रूप में हो, शर्त यह है कि अगर उसने एक्सेप्ट किया तो उस व्यक्ति पर, उस स्वामी पर जो बर्डन तय की गई है ट्रांसफेरर के द्वारा, उसे निश्चित रूप से उसे निभाना चाहिए। उसे अपनी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को, या जिसे डायरेक्ट की गई है ए के द्वारा, निर्देशित की गई है ए के द्वारा, उसे अंतरित करनी चाहिए और करना होगा। और लास्ट में एक और इसी में है डिसअपॉइंटेड ट्रांसफेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है कि डिसअपॉइंटेड ट्रांसफेरी का इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। कहता है कि पहले तो यह समझना है कि ट्रांसफेरी कौन होता है और ट्रांसफेरर कौन होता है। ट्रांसफेरर जो संपत्ति को ट्रांसफर करता है, अंतरण करने की बात करता है, और जिस व्यक्ति को अंतरित की जाती है संपत्ति, उसे हम ट्रांसफेरी कहते। और जो व्यक्ति अंतरित करता है, यानी स्वामी अगर अंतरित कर रहा है, तो वह ऑनर के रूप में मान्य होगा। तो कहता है कि परिस्थितियां ऐसी बनती जब ए बी को प्रपोज करता कि भैया मैं आपको 50 लाख रुपया दे रहा हूं और आपको सी को संपत्ति को अंतरित करना होगा, लेकिन इस प्रपोजल को स्वामी नहीं मानता, ऑनर नहीं मानता, अस्वीकार कर देता है ऐसे प्रस्ताव को, तो ट्रांसफेरी को, अंतरिती को तो कुछ मिला ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में उसे डिसअपॉइंटेड ट्रांसफेरी के रूप में देखा जाएगा, माना जाता है। निराश हुए अंतरिती के रूप में माना जाता है। प्रश्न यह उठता है कि उसका क्या होगा। तो इसमें कहा गया है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के धारा 35 में यह बात कही गई कि अगर ऑनर अस्वीकार कर देता है प्रपोजल को, तो पहली बात तो यह है कि उसके लाभ जो है अंतरक को मिल जाएगी, ट्रांसफेरर में चली जाएगी। अंतरिती को क्या मिला, ट्रांसफेरी को क्या मिला? तो कहता है कि यहाँ पर अंतरिती को कॉम्पनसेशन मांगने का हक उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे यह कितना हक मिलेगा, कितना कंपनसेशन मिल सकता है? तो कहा जाता है कि अगर उसमें कोई कंसिडरेबल अमाउंट तय किया गया है, तो उस कंसिडरेबल अमाउंट का जो पार्ट है वह ट्रांसफेरी को चला जाएगा, या वर्तमान में अगर उस संपत्ति का कुछ मूल्य है, मान लीजिए कि उस संपत्ति का मूल्य 40 लाख रुपया है, तो वह 40 लाख रुपया अंतरिती को चला जाएगा, ट्रांसफेरी को चला जाएगा। किसके द्वारा? ट्रांसफेरर के द्वारा। तो इस तरीके से हम डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को जो है धीरे धीरे उसको अगर आप पढ़ें तो बात समझ में आएगी, और इस ऑनलाइन सेगमेंट के माध्यम से भी इसमें हमें लगता है कि आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, और इसी के साथ हम इसे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।